एकदम से अगर आप देखेंगे नीलमंगला मार्केट में प्लॉट्स में रेट्स काफी हाई चले गए। एसटीआरआर का जो प्लान पिछले 3 से 4 साल में रैपिड स्पीड पे कन्वर्ट हुआ है। तरीके से कम 64 रेलवे स्टेशन 64 स्टेशंस आर गेटिंग क्रिएटेड इन सिटी से बाहर मेट्रो जा रही है। अभी हमने देखा कि नॉर्थ बेंगलोर का कॉरिडोर जो है वो कंप्लीट होने वाला है। बेंगलोर का ग्रोथ सबअर्बन रेलवे से हम किस तरह कंपेयर करें? ये हम कंपेयर करें मुंबई से कि ये हम कंपेयर करें चेन्नई बात है बेंगलोर के ट्रैफिक पे तो आई थिंक सो यूएसए भी रिसर्च कर रहा होगा बिकॉज उनकी काफी सारी कंपनियां यहाँ पर हैं। सबअर्बन ट्रेन्स जो हैं उसकी वजह से जैसे मैसूर रोड मार्केट, मैसूर बलापुर, होसकोटे, अनेकल जो कि सबअर्ब में बिल्कुल बाहर की तरफ आते हैं, वो दाबसपेट, देवनहल्ली, सरजापुरा, कनकपुरा, अतिबेले और अप टू रामनगरा। रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो कैसे रिएक्ट करी जो वाटर स्कैर्सिटी प्रॉब्लम हुई थी और जो फ्लडिंग प्रॉब्लम अभी जो चल रही है बारिश के टाइम में? तो काफी क्वेश्चन कवर किए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं बेंगलोर में, कौन से एरियाज हैं। मोस्ट इंस्पायरिंग इनिशिएटिव बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर क्रिएटिंग अ एयरपोर्ट इन पॉइंट यहाँ ऐड करूंगा कि एक नया दूसरा एयरपोर्ट का भी प्लान है, उसके बारे में कुछ बताएं सर। वेलकम अभिषेक। हाय। सो अभिषेक, आज हमारा सेकंड पॉडकास्ट है इनसाइडर ओपिनियन का। तो आज हम थोड़ा बैंगलोर के मार्केट पे फोकस करेंगे और उसके लिए आज हमने इनवाइट किया है श्री आशीष शर्मा जी को, जो एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स में डायरेक्टर हैं। आशीष जी एक अनुभवी सेल्स और मार्केटिंग लीडर हैं। उनके पास बीएफएसआई और रियल एस्टेट जैसे बड़े सेक्टर्स में 24 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। 2006 से ही वो लीडरशिप रोल्स में हैं और बिजनेस ग्रोथ, पार्टनरशिप्स और चैनल मैनेजमेंट में अपनी स्किल्स और परफॉर्मेंस से ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आशीष जी उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले रियल एस्टेट इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का यूज़ फैसिलिटेट किया। इनफैक्ट उन्होंने एक प्रॉपटेक प्लेटफॉर्म बनाने में अहम भूमिका निभाई है और वर्चुअल रियलिटी और AI/ML जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी को इस रियल एस्टेट सेक्टर में यूज करके कस्टमर एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल दिया है। आज वो एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के एलीट लीडरशिप टीम का हिस्सा हैं, जिसमें सिर्फ कंपनी के टॉप 30 एग्जीक्यूटिव्स शामिल हैं। उनकी सोच और काम करने का तरीका उन्हें सबसे अलग और खास बनाता है। आशीष जी उन सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो सेल्स, मार्केटिंग या टेक की मदद से कुछ बड़ा और अलग करना चाहते हैं। वेलकम आशीष जी। आशीष जी, आप बैंगलोर बेस्ड हैं और यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं आप। तो आज हम अपना फोकस इसलिए बैंगलोर के रियल एस्टेट मार्केट पर ही रखेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन यही शुरू करना चाहते हैं कि कौन से ऐसे एरियाज हैं बैंगलोर में जो बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, अभी अपकमिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे रेसिडेंशियल ग्रोथ में ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स। ओके, सो पहले तो प्रतीक मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिस तरह का इंट्रोडक्शन, बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन एक्चुअली आपने मेरा दे दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैंगलोर में लगभग 13 साल पहले आया था एंड जिस तरह का टर्न अराउंड मैंने देखा है यहाँ पे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में जनरली हमको बोला जाता है कि बैंगलोर काफ़ी पीछे है, लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि बैंगलोर में इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट मेट्रो ट्रैक है। सो आफ्टर दिल्ली वी आर हैविंग द बिगेस्ट मेट्रो, ओके, जो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है एंड इससे काफ़ी सारे जो एरियाज हैं, सबर्ब्स हैं, वो भी बेनिफिट ले रहे हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2-3 और चीज़ें हुई हैं, जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान शुरू किया था STRR, जो कि काफ़ी टाइम से बंद था। तो एक STRR का जो प्लान पिछले 3 से 4 साल में रैपिड स्पीड पे कन्वर्ट हुआ है और 280 किलोमीटर का एक राउंड अबाउट क्रिएट हुआ है फॉर STRR। देन PRR है एंड देन सबअर्बन ट्रेन्स जो हैं उसकी वजह से जैसे मैसूर रोड मार्केट, मैसूर रोड का जो एरिया है वो बिरडी एरिया, दोदबलापुर, होसकोटे, अनेकल जो कि सबर्ब में बिल्कुल बाहर की तरफ आते हैं, वो दाबसपेट, देवनहल्ली, सरजापुरा, कनकपुरा, अतिबेले एंड दीज ऑल और अप टू रामनगरा,
ये जो सारी जगह है ना, ये सब डेवलप होने लग गई है। अभी आप देखेंगे कि सारा का सारा बैंगलोर अब ओपन हो गया है और बैंगलोर में रियल एस्टेट जो है अब सिटी से बाहर जा रही है। तो आउटर रिंग रोड जिसको हम ORR बोलते हैं, वो अब इनर रिंग रोड से भी अंदर आ चुका है। एंड अब जो नया आउटर रिंग रोड है दैट इज एक्चुअली STRR, जो कि पेरिफेरल रिंग रोड बनने वाला है। जी सर, आई थिंक एक बहुत अच्छे से आपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बता दिए। एक मैं पॉइंट यहाँ ऐड करूंगा कि एक नया दूसरा एयरपोर्ट का भी प्लान है, उसके बारे में कुछ बताएं सर। नया एयरपोर्ट का प्लान जो वेस्ट बंगलौर में नीलमंगला में प्लान हुआ है और उसका अभी अनाउंसमेंट हुआ है कुछ समय पहले, और उसकी वजह से एकदम से अगर आप देखेंगे नीलमंगला मार्केट में प्लॉट्स में रेट्स काफी हाई चले गए हैं, लोग उस तरफ जाने की सोच रहे हैं। और वो एक ऐसा एरिया था जो बैंगलोर में ही होते हुए बैंगलोर के डेवलपमेंट से थोड़ा सा कटा हुआ था, लेकिन अब वो जो जगह है वो बैंगलोर के डेवलपमेंट का हिस्सा बन चुका है और अब अगले 4 से 6 साल में वो एरिया बहुत ही जबरदस्त तरीके से डेवलप होने जा रहा है। सर ये क्वेश्चन मेरी तरफ से भी है सर, ये कि जो भी मेट्रो लाइन एक्सपेंशन हो रहा है और जो अपकमिंग रिंग रोड्स आ रही है, उससे आपका प्रॉपर्टी वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करेगा क्या वो, और वो आपका जो रेजिडेंशियल नेबरहुड का जो रहेगा उसका प्रॉपर्टी वैल्यूज वगैरह में कुछ तेजी देखने को मिलेगी क्या? अभिषेक यार, अच्छा सवाल है ये आपका, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, कोई भी चीज का डेवलपमेंट अगर होता है, कोई भी सिटी का अगर डेवलपमेंट होता है, तो एक्सपेंशन होता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो कम्यूटिंग है वो किस तरह का हो रहा है। जितना ईज कम्यूटिंग होगा उतने ही अच्छे तरीके से आप ट्रेवल कर पाएंगे। आप अपने घर को और अपने ऑफिस को अगर थोड़ा डिस्टेंस पे भी हो तो आराम से मैनेज कर पाएंगे। जितना आपका ट्रेवल टाइम रिड्यूस होगा वो एक काफी प्रभाव डालेगा उसके ऊपर। उसकी वजह से जो डिमांड है वो सबर्ब एरिया में, जैसे कि अपने बात करी देवनहल्ली है, येलांग का न्यू टाउन है, और आपका अपन अगर चाहे तो होसकोटे है और सरजापुरा है, ये एरिया भी डेवलपमेंट के उसमें जाने वाले हैं। तो अगर आप पिछले मेट्रो का डेवलपमेंट देखेंगे, जिस तरीके से कनकपुरा रोड पे मेट्रो डेवलप हुई है, जिस तरीके से आपके मैसूर रोड पे मेट्रो डेवलप हुई है, सिटी से बाहर मेट्रो जा रही है। अभी हमने देखा कि नॉर्थ बैंगलोर का कॉरिडोर जो है वो कंप्लीट होने वाला है। एंड कल हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड the red line also, which is connecting Hebbal to Sarjapur town. It's going to give a great opportunity for the increased development in these neighborhoods. Price increase is also impacting. So हर जगह पर आप देखिए, अभी बैंगलोर में वैसे भी पेंडेमिक के बाद में काफी ज्यादा प्राइस इंक्रीज हुआ है, बट आप देखिए जो सबसे ज्यादा प्राइस इंक्रीज है वो मेट्रो लाइन के सराउंडिंग एरियाज में हुआ है। जैसे कि आप कनकपुरा रोड देख लीजिए, आउटर रिंग रोड पे जो कि मेट्रो लाइन बन रही है, अभी कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो ऑलरेडी डिमांड एस्केलेट हो चुकी है और डिमांड राइज होने की वजह से वहां पर प्राइस बढ़ने लग गई है। वी हैव सीन द सर्ज इन प्राइसेस इन 1 year लास्ट अराउंड 30 to 40% इन दीज एरियाज, सो विच इज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। एंड इट प्रूव्स दैट कि जहां पर भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा जिस एरिया में, उस जगह के प्राइसेस बढ़ेंगे रेजिडेंशियल। राइट। और सर एक क्वेश्चन और था सर, जो आपने साउथ बैंगलोर में जो एयरपोर्ट से रिलेटेड अभी बात हुई अपने नेलमंगला में आ रहा है, तो साउथ बैंगलोर के अंदर भी हुजूर के अंदर जो हुजूर में तल्लीम में जो एयरपोर्ट आने वाला है, तो उसके कारण कुछ वो जो न्यूज है वो कंफर्म है या अभी मतलब जस्ट डिस्कशन में? सर वो थोड़ा एक आइडिया दीजिएगा ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि साउथ बैंगलोर में भी कुछ डेवलपमेंट है या आने वाले हैं। सो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत ही इट्स अ मोस्ट एस्पायरिंग इनिशिएटिव बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर क्रिएटिंग अ एयरपोर्ट इन थली। काम स्टार्ट हो चुका है, लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो चुका है, एंड मेरे ख्याल से 3 से 4 साल में हम इसको हकीकत में देखेंगे, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो आने वाला है। और सबसे अच्छी चीज कह रही कि इसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी हमारा BIAL। सो BIAL का एक रूल था कि भाई 100 किलोमीटर के एरिया में आप कोई नया एयरपोर्ट नहीं बना सकते। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, BIAL को भी पार्टनर बना लिया उसके अंदर, एंड देन दिस इनिशिएटिव हैज गिवन अ very good boost to South Bangalore area, including Hosur Road, Sarjapur Road, and Kanakpura Road also.
अगर आप देखेंगे कि हमारी मेट्रो जो है वो भी अब नारायणा हृदयालय तक जा रही है, तो उसके बाद में थली जाने के लिए ज़्यादा समय बचता नहीं है। तो साउथ बैंगलोर के जो रेजिडेंट्स हैं, जिनको अभी 55 से 60 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता था एयरपोर्ट जाने के लिए, अगर उनको डोमेस्टिक ट्रेवल करना है, तो उनको अब बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस जगह का मार्केट काफ़ी ज़्यादा पुश होगा रेजिडेंशियल में। हमने देखा भी है पिछले 3 से 4 साल में काफ़ी बड़े डेवलपर्स जो हैं वो अत्तीबेले की तरफ गए हैं, अनेकल की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च हो गए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स तो कंप्लीट होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्विजिशन हो रहा है वहाँ पे लैंड का, और रेजिडेंशियल मार्केट वहाँ पर बूम करने लग गया है। तो सर, ये सबअर्बन रेलवे जो आ रहा है बैंगलोर में, जिसका प्लान है, तो जैसे मुंबई में भी सबअर्बन रेलवे है, चेन्नई में भी है, तो बैंगलोर का ग्रोथ सबअर्बन रेलवे से हम किस तरह कंपेयर करें? ये हम कंपेयर करें मुंबई से कि ये हम कंपेयर करें चेन्नई से? मतलब मैं रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। ओके, सो मुंबई का जो सबअर्बन ट्रैक है ना, वो बहुत पुराना है। रेलवे बहुत पुरानी है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की सबसे पुरानी है। सबसे पहली ट्रेन भी मुंबई और थाने के बीच में चली थी, तो बहुत पुराना एक वो है, कनेक्शन है। बैंगलोर का सबअर्बन रेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, लेकिन इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब समस्या खड़ी होनी शुरू हुई, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर साल लगभग 1.5 से 2 लाख लोग बैंगलोर में आ रहे हैं, नए बस रहे हैं, 60 से 70 हजार रेजिडेंशियल यूनिट्स हर साल बिकती हैं, फ्रेश रीसेल जो होता है वो अलग है। तो डिमांड आई कि जिस तरीके से जनसंख्या ग्रोथ हो रही है, तो एक और नया एक और जो पुराना टेस्टेड तरीका है उसको रिजुविनेट किया जाए, तो इसलिए बैंगलोर सबअर्बन रेल प्रोजेक्ट जो है उसको लाया गया। जो ऑलरेडी पेरीफेरी पे ट्रैक्स हैं उनको आपस में जोड़ा जा रहा है, और उसके तरीके से कम 64 रेलवे स्टेशन, 64 स्टेशंस आर गेटिंग क्रिएटेड इन बैंगलोर, और ये 150 किलोमीटर का ट्रैक है। सो ये आपको सारी जगह से जोड़ देगा। अगर आप देखिए, मान लीजिए आप वेस्ट बैंगलोर में है, मान लीजिए यशवंतपुर में, अब अगर आपको अभी व्हाइटफील्ड आना है, तो आपके पास में एक ही ऑप्शन था आज से 3 साल पहले कि आपको रोड से अपनी गाड़ी से या बस से आना है, जिसमें 2.5 से 3 घंटे कभी लग जाते थे। जब सबअर्बन रेल प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, और इसकी वजह से और मेट्रो की वजह से आप यही समय 40 से 45 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपका समय बच रहा है। आप अगर दूर पे रह रहे हैं तो भी आप अपने काम पे समय से आ पा रहे हैं, और समय से आप निकल के अपने घर पहुंच पा रहे हैं, तो उसकी वजह से काफी ईज आउट हो गया है। बैंगलोर सबअर्बन रेल प्रोजेक्ट इज गोइंग टू रियली फैसिलिटेट to the crowd actually who cannot afford the big cars and other things, but they have to commute every day 50-60 kilometers across the city. थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा हटके सवाल पूछूंगा। जो ग्रीन स्पेसेस और रिक्रिएशनल एमिनिटीज है, जो इनकी अवेलेबिलिटी है, वो रेजिडेंशियल डिमांड को बूस्ट करेगी, और कितना इंपॉर्टेंट है सर, ये थोड़ा ये जानना था मुझे। देखो क्या है अभिषेक, अगर आप देखोगे तो हम क्या चाहते हैं, मतलब एक आदमी क्या चाहता है। हम लोग ऑलरेडी इतने ज़्यादा एवरी डे हम लोग देखते हैं बैंगलोर में कि पेड़ कट रहे हैं, हमारा ग्रीन स्पेस जो है वो छोटा होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द रोड्स, बिकॉज ऑफ द न्यू थिंग्स आर कमिंग अप, लेक्स हमारे सूख गए हैं। तो अभी आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल से लेक का रिजुविनेशन शुरू हुआ है। लॉट ऑफ डेवलपर्स हैव टेकन दिस इनिशिएटिव कि यार अगर हम अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम अपने प्रोजेक्ट के पास में जो लेक है उसको रिजुविनेट क्यों ना करें। अगर हम उसको रिजुविनेट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इंप्रूव होगी, साथ में इकोसिस्टम भी इंप्रूव होगा, साथ में ग्रीन एरिया भी इंप्रूव होगा, और ग्रीन एरिया पे ध्यान देना जरूरी है। गवर्नमेंट भी जब से ये एनजीटी आया है उसके ऊपर काफी ध्यान दिया गया है। तो ग्रीन स्पेसेस जो होते हैं ना वो काफी और रिक्रिएशनल एमिनिटीज तो क्रिएट करते ही हैं। जैसे कि आपने कब्बन पार्क देखा होगा, आपने लाल बाग देखा है, आपने अभी नया लाल बाग क्रिएट किया गया व्हाइट फील्ड में, मिनी लाल बाग, तो वो इसीलिए क्रिएट किया गया है ताकि काफी ज्यादा लंग स्पेस दिया जाए, लोगों को साफ हवा मिले, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जब क्वालिटी ऑफ लाइफ किसी लोकेशन पे इंप्रूव होती है तो प्रॉपर्टी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती है, बिकॉज लोग वहां रहना चाहते हैं। आज लोग साउथ बैंगलोर में रहना चाहते हैं, क्योंकि साउथ बैंगलोर में वी हैव गॉट मिनी फॉरेस्ट, वी हैव गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज, स्टिल वी आर गेटिंग कावेरी वाटर, ग्रीन पैच इज मोर,
तो wherever green patch is more, people are inclined to stay there because they think their quality of life is better, health will be better, environmental health will be better. For the overall well-being, it is very very important to increase the green spaces. तो इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की हमने सर बात करी, तो आपको क्या लगता है कि ये सब हो जाने के बाद या उससे पहले ही बैंगलोर की ट्रैफिक की प्रॉब्लम कम होगी या बिल्कुल खत्म होगी या वैसे ही रहेगी? देखो यार प्रतीक, है ना, बड़ा अजीब है, बड़ा बहुत ही ऐसा सवाल है कि जिसका आंसर देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एंड आई एम नॉट दी, आई थिंक सो, that having that kind of authority to answer that. We have very senior IAS officers, traffic experts and government of Karnataka, and सबसे बड़ी बात है बैंगलोर के ट्रैफिक पे तो आई थिंक सो यूएसए भी रिसर्च कर रहा होगा, बिकॉज उनकी काफी सारी कंपनियां यहाँ पर हैं। तो बट मेरा मानना यह है कि अगर थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेजी लाई जाए, जो प्लानिंग है उसको जिस तरीके से किया गया है उसमें तेजी कर लाई जाए, उसको टाइम से इंप्लीमेंट किया जाए, तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अभी जैसे एक और नया शायद सबने पढ़ा होगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि एक और नया कॉरिडोर जो है, रोड, स्पेसिफिक रोड फ्रॉम आउटर रिंग रोड कनेक्टिंग टू एमजी रोड वाया बेलेंदूर इज गेटिंग एस्टेब्लिश्ड। अगर वो बन जाता है तो आउटर रिंग रोड से एमजी रोड पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, जबकि आज की तारीख में मिनिमम 45 मिनट से 50 मिनट लगते हैं। आपको कोरमंगला होके जाना पड़ता है या आपको माराथली होके जाना पड़ता है, और काफी ज्यादा ट्रैफिक वहां पर ट्रैफिक कंजेशन रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सब जो प्लानिंग की जा रही है, जो कि अच्छी प्लानिंग है, इस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट अगर जल्दी से किया जाए, कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए, मेरा सिर्फ यही कि जो पार्टीज हैं, जो गवर्नमेंट चला रही हैं, गवर्नमेंट अगर उस इनिशिएटिव को लेने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करने पर भी ध्यान दे, सिर्फ अनाउंसमेंट्स ना करे, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। एंड लोगों को भी थोड़ा सा माइंडफुल होना चाहिए कि अगर यार आपको मेट्रो मिल रहा है तो अपनी कार ना निकालें, मेट्रो से चले जाएं, है ना, तो वो शायद फायदा मिलेगा। जैसे एयरपोर्ट जाने के लिए आप वायु वज्रा इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि आप एक अकेला जाने के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करके टैक्सी से जा रहे हैं, तो वो मेरे को लगता है सुविधा हो सकती है। वो बात सही है, थोड़ा वो मैच्योरिटी लोगों में भी आनी है। तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर से तो सॉल्व होगा, लेकिन लोगों में भी मैच्योरिटी आनी चाहिए। वो बात सही है। अभिषेक जी। हाँ सर, एक अभी रिसेंट में देखा गया इस साल गर्मियों में और कि पानी की बहुत इशू हुई थी, बहुत किल्लत हुई थी, और आप भी शायद मेरे ख्याल से आपने भी कुछ स्टोरीज देखी होगी आपके आजू बाजू में कि लोग मॉल में जा रहे हैं डेली एक्टिविटीज के लिए, फ्रेश होने के लिए। तो आप ऐसे कोई स्टोरीज के हैव यू कम अक्रॉस सच स्टोरी सर इन योर नियर बाय थिंग्स? देखो यार, ये जो है ना पानी की समस्या जो है, मुझे लगता है बेंगलोर, जिसमें हम लोग इसको गार्डन सिटी बोलते हैं, हमको पता है पानी इतना बरसता है कि हम पागल हो जाते हैं। अभी दिसंबर के महीने स्टार्ट में ही हमने देखा कि कितना चेन्नई में साइक्लोन आता है और बेंगलोर में पानी बरसता है। तो बेंगलोर में हमेशा हर 2 महीने के बाद 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए काफी रेनफॉल होता है। नवंबर में वी हैव गॉट अनप्रेसिडेंटेड रेन। अक्टूबर में व्हेन वी वर जस्ट थिंकिंग सितंबर इज ड्राई, अक्टूबर वाज द वेटेस्ट मंथ एक्चुअली ऑफ द ईयर इन डिकेड्स। तो ये सब क्या है ना, ये चीज ऐसी है कि हमको हमारे शहर में किसी चीज की कमी नहीं है, बस उसकी यूजेबिलिटी का तरीका जो है ना, वो हमने नहीं खोजा है। अगर हम अपनी लेक्स को सही रखेंगे, अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सही रखेंगे, क्योंकि अभी जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ, सिंस मैं रेजिडेंशियल में ही देखता हूँ और मेरे पास काफी सारे प्रोजेक्ट हैं जो नए लॉन्च होने वाले हैं, हम पर्सनली इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस तरीके से की जाए कि उस पर्टिकुलर अपार्टमेंट प्रोजेक्ट को और सोसाइटी को कभी भी ऐसी जरूरत ना पड़े कि वो उसके कभी जो बोरवेल्स हैं वो ड्राई हो गए, क्योंकि अगर बोरवेल्स को रिचार्ज ढंग से किया जाएगा तो रेगुलरली पानी आएगा। दूसरी चीज, एसटीपी वाटर का सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए, उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसको वेस्ट नहीं किया जाए। अभी तो बीबीएमपी ने कह दिया कि आप थ्रो अवे भी नहीं कर सकते एसटीपी वाटर को बाहर। तो ये सब तरीके जो है ना, अपने पास आस पड़ोस की जो लेक्स है उनको क्लीन रखा जाए। और ये जो सब इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि कभी
किसी का मतलब 4 साल पहले मैंने देखा था मेरे ही अपार्टमेंट में हमारी जो रिटेनिंग वॉल थी वो टूट गई, क्योंकि हमारे बाहर नाला था एंड सारा का सारा पानी अंदर था और हम लोग कम से कम 10 से 15 दिन परेशान रहे। 5-6 साल पहले की बात है, जो बीटीएम लेक है वो ओवरफ्लो हो गई थी और काफ़ी सारा पानी बाहर आ गया था। तो क्योंकि क्या है, पानी को स्टोर होने के लिए और पानी को रूट होने के लिए जो जगह बनी हुई थी, जो कैनाल्स थे जिसको हम राजकलवे बोलते हैं, उनको एनक्रोच कर दिया गया। अब जब से एनजीटी बहुत इफेक्टिव हुआ है, एनजीटी ने आगे बढ़ के काम करना शुरू किया है, तो आई थिंक सो ये समस्या जो है कुछ हद तक सॉल्व हुई है। फिर भी मेरा मानना है कि जो पानी की समस्या है वो एक क्रिएटेड समस्या है, क्योंकि बैंगलोर में जो जिस तरीके का रैपिड ग्रोथ हुआ उस तरीके से बीडब्ल्यूएसएसबी ने कभी सोचा ही नहीं कि पानी जो है वो घरों तक पहुंचाना है। तो नल जो है वो घरों तक पाइपलाइन, तो वो यहाँ वैल्यू नहीं हुई है कभी उस चीज की, इस वजह से स्केर्सिटी महसूस होती है। अदरवाइज काफी पानी है यहाँ पे, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और थोड़ा सा मैनेजमेंट प्रॉपर किया जाए बीडब्ल्यूएसएसबी के द्वारा, तो मेरे ख्याल से काफी कुछ तक समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। अच्छा सर, एक और चीज बताइए, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो कैसे रिएक्ट करी जो वाटर स्कैर्सिटी प्रॉब्लम हुई थी और जो फ्लडिंग प्रॉब्लम अभी जो चल रही है बारिश के टाइम में, तो उस पे क्या रियल एस्टेट इंडस्ट्री का रुक रहा है? इस पे गवर्नमेंट से उन लोगों ने क्या आस्क किया? देखो, पहली चीज तो है गवर्नमेंट से आस्क करने से पहले हमको अपने को देखना जरूरी है। रियल एस्टेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वी एक्वायर द लैंड। हमको लैंड मिल गया, डेवलपर को लैंड मिल गया और डेवलपर को लैंड पे घर बनाना है। वो भी चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा उस लैंड का यूज करूं और मेरा जो प्रॉफिट है वो मार्जिन भी ज्यादा से ज्यादा हो। तो वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, उनका जो काम करने का तरीका है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो उन सब चीजों का इस्तेमाल जो करना है, पानी जो स्पेसिफिकली आपने बोला, तो पानी का जो इस्तेमाल करना है, जो मेरे को ट्रीटमेंट प्लांट्स अंदर लगाने हैं, जो मेरे को वाटर की फैसिलिटी, वाटर मीटर्स लगाने हैं जिससे कि कोई भी वाटर वेस्ट ना करे, राइट यूसेज ऑफ वाटर इज टू बी प्रिस्क्राइब्ड। एसटीपी आज की तारीख में बहुत बेहतर क्वालिटी के आने लग गए हैं। अगर हम अच्छी क्वालिटी के एसटीपीज लगाते हैं तो हम उस पानी को काफी जगह पे यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपके ग्रीनरी को इरिगेट करने के लिए नहीं, बट और भी चीजों के लिए पानी को यूज किया जा सकता है। और गवर्नमेंट से आस्क सिर्फ इतना है कि यार देखो, हर जगह पे राजकलवेज हैं, नाला बना हुआ है, सब उसका अगर बेटर मैनेजमेंट किया जाए, क्लीनलीनेस रखी जाए, वाटर फ्लो ठीक रखा जाए, तो मेरे ख्याल से सारे काम हो सकते हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो शुड अवॉइड, आस्क यही रहती है कि शुड अवॉइड दैट रॉन्ग प्लेसेज, इट शुड नॉट बी क्रिएटेड रॉन्ग थिंग्स बेसिकली, जिसकी वजह से रोड्स अच्छी बनेंगी और रोड्स के साथ में अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होगा तो ये पानी जो है ना वो फ्लडेड नहीं होगा कहीं पे भी, ये इसका स्लोप ठीक होगा। हमारे जो राजाओं ने जब ये बैंगलोर बसाया था तब इतना प्यारा कैनाल सिस्टम बनाया, ऑल द लेक्स बनाए, वो लेक्स सीधे एक के बाद एक भरता था, उसके बाद दूसरा भरता था, तो वो इतना सिस्टम बनाया। वो सिस्टम को वापस से रिजुविनेट करने की जरूरत है, वापस से रीस्टार्ट करने की जरूरत है और उसके ऊपर बहुत ही दिल लगा के मेरे को लगता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी और गवर्नमेंट को भी साथ में मिलकर काम करना चाहिए। ये अच्छा पॉइंट है सर। तो इसी पे एक कंटिन्यूएशन में मेरा क्वेश्चन है सर कि ये जो फ्लडिंग होती है या वाटर स्कैसिटी होती है, ये हर साल कुछ ना कुछ जो इवेंट होते हैं बैंगलोर में, उससे एक इंडस्ट्री लेवल पे, रियल एस्टेट इंडस्ट्री लेवल पे क्या कुछ एरियाज पे इम्पैक्ट पड़ता है? जैसे रियल एस्टेट कंपनीज को अपना प्लान चेंज करना पड़ता है, या कुछ एरियाज अच्छे नहीं रह जाते और कुछ एरियाज और अच्छे हो जाते हैं और इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी इम्पैक्ट पड़ता है क्या सर इंडस्ट्री लेवल पे? देखो, इम्पैक्ट तो बहुत पड़ता है, बिकॉज क्या होता है ना, बट क्या है, ह्यूमन मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे गर्मी आएगी तो हम अप्रैल से बोलना शुरू कर देंगे कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, और सरजापुर रोड पे पानी नहीं है, व्हाइटफील्ड में पानी नहीं है, ये बहुत ड्राई एरिया है, यहाँ पर घर मत खरीदो, पानी का क्या होगा। एंड आई हैव सीन दैट एक्चुअली, जब हम प्रोजेक्ट में मैं क्लाइंट से मिलता हूँ, कस्टमर से मिलता हूँ, तो कस्टमर स्टार्ट आस्किंग अबाउट वाटर, बट जैसे ही वो बारिश शुरू होती है कस्टमर वो भूल जाता है, कस्टमर वो पूछता नहीं है कि पानी है या नहीं है, या उसको घर खरीदना है और उसको पता है सरजापुर रोड, व्हाइटफील्ड जो है वो ऐसे एरिया है जहाँ पर सारा आईटी सेक्टर काम करता है, क्लाइंट भी आईटी वाले ही आते हैं एंड दे आर द बिगेस्ट बायर इन बैंगलोर, तो वो लोग खरीदते हैं। हैविंग सेड दैट, 2-3 चीजें जो कस्टमर पूछते हैं जरूर से, उन्होंने पूछना शुरू कर दिया और उसका इम्पैक्ट काफी पड़ता है कि भैया कावेरी वाटर है कि नहीं। अब वो ये नहीं समझते कि एक कावेरी रिवर जो है वो कितने लोगों को पानी दे सकती है, तो उस पानी का जो मैनेजमेंट है वो हमको ही करना जरूरी है। हैविंग सेड दैट,
कुछ एरियाज में कुछ टाइम के लिए ये क्रिएट होता है, बट अभी तक मैंने बैंगलोर में ऐसा कुछ देखा नहीं है कि कोई एरिया इस वजह से अबेंडन किया गया हो कि यहाँ पर पानी नहीं है या यहाँ पर ये सुविधा नहीं है, इस वजह से यहाँ पर कुछ नहीं खरीदा जाएगा। हाँ, कुछ एरियाज हैं जो कि बाहर की तरफ एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर अभी उतनी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, जैसे होसकोटे के आगे अभी तो नरसापुरा तक भी हम लोग जा रहे हैं, धाबसपेट है, दोदबलापुर के आगे, तो वो सब चीजें अभी डेवलप होने लग गई हैं। बाकी मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आया पिछले 12-13 साल में कि बैंगलोर में कोई एरिया इसलिए स्टॉप हुआ हो सेल होना या रेजिडेंशियल बिकना की पानी की सुविधा नहीं है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, जैसे सबअर्बन एरिया और जो आउटर बैंगलोर हाउसिंग मार्केट है, उस पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनका क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि काफी जगह है जहाँ पे मतलब आप देख रहे हो कि आउटर रिंग रोड कनेक्टिविटी है, और अभी मतलब काफी जगह है जहाँ पे अभी तक टच बेस भी नहीं बना है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है लाइन में? सो देखो, क्या बैंगलोर में हमेशा से क्या रहा है कि पहले प्रोजेक्ट्स आते हैं, बाद में इंफ्रा डेवलप होती है। लेकिन सरप्राइज टू ऑल एक्चुअली ये जो SDRR बना है, इसका जो डेवलपमेंट है वो पहले हो गया है। लोगों ने जमीनें एक्वायर करनी शुरू करी थी, लोग एक्सपायर करने उस तरफ, पर किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतना फास्ट हो जाएगा। अभी ये इतना फास्ट कंस्ट्रक्शन हो गया है कि आप सोचिए, मैं अभी 2 हफ्ते पहले ही होसकोटे से और आई वेंट टू दोदबलापुर, और मुझे यार 20-25 मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ मैं कब होसकोटे से निकला और कब मैं दोदबलापुर पहुंच गया। तो ये, और उसके दोनों तरफ सराउंडिंग में काफी सारा एक्विजिशन हुआ है, काफी प्रोजेक्ट लाइंड अप हो रहे हैं। इनिशियली अभी प्लॉटेड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, धीरे धीरे वहां पर अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स भी आएंगे। काफी सारी कंपनीज ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, जैसे फॉक्सकॉन हैज कम ऑलरेडी, सो उसकी वजह से काफी सारा लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो लोग वहां पर शिफ्ट भी होना चाह रहे हैं। तो ये जो जगह है ना, ये जगह अब डेवलप होने वाली है। और पहले, आज से 20 साल पहले जब आउटर रिंग रोड बना था, तो आउटर रिंग रोड डेवलपमेंट शुरू हुआ था, और हमने धीरे धीरे देखा आउटर रिंग रोड के दोनों तरफ पूरा डेवलपमेंट हो गया। देन उसके बाद नाइस रोड बना, उसके बाद हम लोग PRR की बात करने लगे, लेकिन ये काफी दम से रुका हुआ था। जब से ये STRR का प्रोजेक्ट बना है, और मैसूर, और ये भी बन रहा है अपना बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे बन रहा है, बैंगलोर मैसूर हाईवे बन चुका है, तो डेवलपमेंट जो है ना इसके सराउंडिंग में काफी तेजी से फैल रहा है। और काफी तेजी से, अगर आप देखेंगे अगले 5 से 7 साल में, these areas are most sought after areas for the real estate development. आई थिंक सर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन थोड़ा हाईलाइटेड है हमारे सेगमेंट में, बिकॉज इनसाइडर ओपिनियन हमारे चैनल का नाम है, तो हम एक इनसाइडर कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं हमारे गेस्ट से सर, क्योंकि आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री से आते हैं, तो ये NRIs के लिए है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? इतना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्कशन किया, कोई स्पेसिफिक एरियाज हैं या कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज हैं जो NRI इन्वेस्टर्स लेवरेज कर सकते हैं टू यूज द अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर हाई ROI? सो NRI भी है ना, 2 तरह के इन्वेस्टर्स हैं प्रतीक हमारे यहाँ पे। एक तो वो हैं जो कि टेम्परेरीली बाहर गए हैं और वो कभी भी बैंगलोर आके वापस रहना चाहते हैं, तो वो कुछ अपने लिए भी खरीद रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। दूसरे हैं जो प्योर प्ले इन्वेस्टमेंट है, उनका इंटरेस्ट बैंगलोर में इसलिए क्योंकि वो IT इंडस्ट्री में है, बाहर काम करते हैं, और उनको पता है कि बैंगलोर का ग्रोथ जो है वो IT से रिलेटेड है और काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर मैं स्पेसिफिक एरियाज बोलूं जहां पर डेवलपमेंट होने वाला है या फ्यूचर में बहुत ब्राइट है, मुझे लगता है कि ये KIDB हार्डवेयर पार्क जो है वो काफी प्रॉमिसिंग एरिया है फॉर द डेवलपमेंट। येलांका दोदबलापुर रोड काफी प्रॉमिसिंग एरिया है फॉर डेवलपमेंट, काफी ग्रोथ हो सकती है वहां पे, और ROI इज गोइंग टू बी बेटर। सरजापुर रोड, होसुर रोड एंड व्हाइटफील्ड इज ऑलवेज हैज अ चार्म for growth because यहाँ पर continuous demand है. Rental yields are very very high here because a lot of population surrounding to Outer Ring Road, Whitefield, Electronic City is all from IT sector, and people those who are coming out are going to stay for rent for few years time, and the rentals have gone really really high in last 2.5 years.
सो मुझे लगता है कि ये 3 या 4 जो एरियाज हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनआरआईज़ के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। और एनआरआईज़ को एक्चुअली लॉन्ग टर्म अगर सोचना है तो मुझे लगता है कोई जगह ऐसी नहीं है बैंगलोर में जहाँ इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। आप इन्वेस्ट कीजिए और yield including rental and the capital appreciation yields are far better than any other city than in Bangalore. एक बहुत टर्म कॉमन चल रहा है कि टैक्सेस लाइक यूरोप एंड सर्विस लाइक नाइजीरिया। तो आपको क्या लगता है सर, बैंगलोर में भी वही हो रहा है? क्योंकि टैक्सेस बहुत हाई है यहाँ पे और सर्विसेज के नाम पे आप रोड देख ही रहे, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, मतलब 6-6 इंच के 8-8 इंच के गड्ढे मिलेंगे अपने मेन रोड्स पे। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर रहा हूँ। एसटीआरआर पेरिफेरल नाइस रोड तो अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है जो डेवलप किया गवर्नमेंट ने, बट इंटरनली हम लोग किस तरह से इसको मतलब मैनेज कर पा रहे हैं? आपको क्या लगता है सर, इस पे आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? सो इट्स अ राइट क्वेश्चन इसमें अभिषेक, बहुत ही मतलब इट्स अ विजिबल थिंग, सबको पता है क्या हालत है हमारे बैंगलोर रोड्स की। एंड मेरे ख्याल से दिस इज अ मैटर ऑफ स्टडी फॉर ऑल अक्रॉस द ग्लोब कि बैंगलोर इज ग्रोइंग फास्टर देन मेनी ऑफ द सिटीज इन द वर्ल्ड। स्टिल वी आर एट अ प्रिमिटिव स्टेज इन टर्म्स ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेडिकेटेड टू आवर पॉटहोल फिल्ड रोड्स। काफी बुरा हाल है और हमको पता भी है, लेकिन उसका सबसे बड़ा जो कारण लगता है ना मेरे को, एक तो क्या है, जो इन रोड्स पे ट्रेवल कर रहे हैं ना, उनमें से कितने % लोग हैं जो वोट देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। हम लोग जाते हैं रोड पे, हमने गाड़ी खरीदी, गाड़ी के लिए 16% टैक्स दिया, हाईएस्ट इन द कंट्री। हमारे पास में रोड टैक्स हाईएस्ट इन द कंट्री है। बैंगलोर का, कर्नाटका का रोड टैक्स हाईएस्ट है। सबसे महंगी गाड़ी हम यहाँ खरीदते हैं। अगर आप बाहर से गाड़ी लेकर आते हैं तो उसके ऊपर अलग से आपको टैक्स देना पड़ता है। तो उसके बाद जब आप रोड पे घुसते हैं, रोड पे चलते हैं, आप 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल रह रहे हैं, आप यहाँ पर वोट देते नहीं है। आपका जो नेता बनता है उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। आपको ये पता नहीं वो आपके लिए काम करेगा नहीं करेगा। थोड़े दिन बाद आप घर खरीद लेते हो तो भी आप नहीं सोचते कि आपको यहाँ पर अपना घर समझने, आप जब इस शहर को अपना समझने लग गए हो तो शहर की समस्याओं को भी अपना समझो, और समस्याओं को सॉल्व करने का तरीका है उसमें इन्वॉल्व होने का। अगर आप इन्वॉल्व होगे, अगर आप वोट डालोगे, अगर आप अपना रिप्रेजेंटेटिव लेकर आ रहे हो जिससे आप बात कर सकते हो, जानते हो, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेसिक चीज है। एक्चुअली मुझे लगता है बहुत बेसिक चीज है। आप चाहे बॉम्बे देख लीजिए, चाहे बैंगलोर देख लीजिए, सबसे कम वोटिंग होती है हमारे शहरों में। क्यों? क्योंकि लोगों में वो डिजायरनेस ही है। लोगों को लगता है चाहे हम कुछ भी कर लें वो ऐसे ही रहेगा। तो वो थोड़ा सा अपने को एक्टिव होना पड़ेगा। सरकार को तो डेफिनेटली सोचना चाहिए कि यार आप 75% रेवेन्यू यहाँ से कमा रहे हो, टैक्स यहाँ से खा रहे हो। सच में टैक्स जो है वो हमारा लाइक एनी बिगेस्ट सिटी। सही बात है सर। आई थिंक आपने बहुत ही सही तरीके से पिन पॉइंट किया। ये जो इंटरनल रोड्स का प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली बहुत बड़ा इशू है, और ये कहीं ना कहीं जैसे आप बोल रहे हैं वोटिंग एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे जुड़ा है। आई थिंक सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। हमने काफ़ी क्वेश्चन कवर किए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं बैंगलोर में, कौन से एरियाज़ हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स की वजह से बेनिफिट करेंगे, और रियल एस्टेट का फोकस कहाँ है, ये सब हमने कवर किया। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you so much, Abhishek. Thank you so much, Prateek, for having me here. And hope we will connect soon, actually, for further insight on residential real estate in Bangalore. Sure. Sure.